ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। भूपेश आनंद आपके सामने एक बड़े प्यारे से नए लेक्चर के साथ आज आ गया। यस बेटे, लेक्चर नंबर क्या बताऊं मैं बेटे, लेक्चर्स कैसे जल्दी जल्दी कंप्लीट होते जा रहे हैं। और मैं आज बड़ा ही अंदर से ऐसा महसूस हो रहा है कि यार अब कैश फ्लो स्टेटमेंट या कैश एंड फंडिंग स्ट्रैटेजीज का चैप्टर भी कंप्लीट होने वाला है। बेटे चैप्टर 10 कर रहे हैं, F9 ACCA फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कैसे हम मैंने चैप्टर 1 स्टार्ट किया, फिर चैप्टर 7, फिर चैप्टर 8, 9 और आज 10 के आखिरी पड़ाव में हूं। मतलब 2-3 लेक्चर्स में ये भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और अगेन आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 3, 4, 5, 6 उसको करेंगे। आप मानिए कि आपका 50% सिलेबस ही कंप्लीट होने वाला है, ऐसा अज्यूम कर लीजिए। अभी भी अगर आप खड़े नहीं हुए पढ़ाई के लिए, मुझे मालूम है कि आप में से बड़े सारे बच्चे जॉब कर रहे हैं, मुझे ये भी मालूम है कि आपको टाइम कम मिलता है, बट स्टिल बेटे ये आप अपने लिए कर रहे हो। सबसे ज्यादा बेनिफिट आप ही को होने वाला है, आपके मदर को, फादर को, ब्रदर को, सिस्टर को, वाइफ को, हस्बैंड को होगा, लेकिन मैक्सिमम बेनिफिट आपको होगा। आपको इंडिपेंडेंस मिलेगी। वो जितनी जल्दी कंप्लीट कर लोगे ना ईसीसी, उतना बढ़िया बेटा। तो आइए जी, इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने आपको कह रहा हूं ग्रेट मॉर्निंग। आप सभी के लिए मेरी सुप्रभात, आप सबको विशेष देते हुए मैं आ गया आगे एसीसी स्किल लेवल F9 लेक्चर नंबर 5 में आ गए बेटे, लेक्चर नंबर 5 में आ गए। हाँ सर, बिल्कुल बढ़िया बात आप कह रहे हो बेटा। रजिस्टर ओपन कर लो ना। मैंने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 सब कंप्लीट कर दिए। कब? इसमें बेटे कैश एंड फंडिंग स्ट्रैटेजीज में। वी हैव डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर दैट हाउ वी कैन प्रिपेयर वी कैन प्रिपेयर कैश फोरकास्ट। हम कैसे फोरकास्टिंग कर सकते हैं एज अ फाइनेंस मैनेजर। हाउ आई कैन कैलकुलेट दैट हाउ मच विल बी द कैश विल बी रिक्वायर्ड। तो बेटे ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। आपको बैठना है, एसी ऑन करना है, कॉफी का कप सामने होना चाहिए, कैपेचिनो, और आपको सोचना है। सेल्स मैनेजर से बातें करनी है, प्रोडक्शन मैनेजर से बातें करनी है, पर्सनल मैनेजर से बातें करनी है, टॉप लेवल से बात करनी है। यू हैव टू एस्टिमेट दैट हाउ मच शुड बी द कैश फोरकास्ट। बेटे आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा कैश फोरकास्ट। और उस कैश फोरकास्ट को एस्टिमेट करने के लिए वी हैव 3 मेथड्स, वी हैव सीन ऑलरेडी। 3 तरीके हैं बेटा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बैलेंस को निकालने के लिए। 3 तरीके हैं। आप पहले जल्दी से रजिस्टर क्यों नहीं लिख रहे बेटा? ओपन करो ना, ग्रेट मॉर्निंग लिखो ना। देखो कितना अच्छा प्यारा सा मैंने लिखा, ग्रेट मॉर्निंग ग्रेट मॉर्निंग। फिर उसके बाद कितना अच्छा से लिखा है एसीसी स्किल लेवल F9 स्किल लेवल चैप्टर 5 लेक्चर 5 कैश एंड फंडिंग स्ट्रैटेजीज। बेटे हम चैप्टर 10 में हैं और मैं इस समय कैश मैनेजमेंट कर रहा हूं। फंडिंग स्ट्रैटेजीज तो मैंने बताई भी नहीं, that how we can manage the cash. What is cash? What is cash equivalent? How we can manage that cash? What are the reasons of keeping cash? And specifically we did about Baumol's model, we did about Miller model. उसके बाद मैंने आपको क्या मैंने आपको ये बताया कि liquidity and profitability are the 2 major criteria on the basis of which we can estimate. And then I told you something about that how we can estimate the cash, how we can forecast the cash. There are 3 methods. बेटे 3 methods में से एक मेथड तो हम कर ही चुके हैं। मेथड नंबर 1 लेक्चर नंबर 4 में हमने किया कैश बजट। बड़ा सिंपल सा था, अभी मैं आपको कैप्लन से भी दिखाऊंगा। और आज हम लेक्चर नंबर 5 कर रहे हैं। बेटे ये जो आज का मेथड है ना, ये भी आपने ऑलरेडी F3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग अगर आप नॉलेज लेवल से आए, और नहीं तो स्किल लेवल F7 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और अगर आप F7 भी अभी नहीं दिया, F3 एग्जाम्ड है, तो बेटे आपने ग्रेजुएशन में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई हुई है। कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसे हम बनाते थे, वी जनरली फाइंड आउट द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंशियल एक्टिविटीज। आज वही बताना है, कुछ ज्यादा मुश्किल है नहीं। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। मेरी कहानी किस्मत की ये रही बेटे, लिख लो बेटे, माई स्टोरी। आई वॉन्ट दैट यू शुड नो, as a finance manager, that how much is a cash requirement, how much is a forecasting of cash, how much cash you need in for your company, for so that you can have a normal operating activities. आपका धंधो नॉर्मल चलता रहे यार, उसके लिए you need रोकड़ा। Then how much is the रोकड़ा you require, and what are the methods that tell you that this much is a rokkada which you require in the coming period. There are 3 methods as per Kaplan, as per ACCA, as per F9, as per ACCA. There are 3 methods. Method 1,
रिसिट्स एंड पेमेंट मेथड जो हमने लास्ट लेक्चर में किया, कैश बजट प्रिपेयर किया, जनवरी का बनाया, फरवरी का बनाया, मार्च का बनाया, और मैंने एक केस स्टडी कराई, बड़ी प्यारी सी केस स्टडी थी बेटे, उसको हमने डिस्कस किया और एक लॉजिक समझने की कोशिश की कि भाई मेथड नंबर 1 है क्या। आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं भूपेश आनंद आपको मेथड 2 बेटे यूजिंग एसओएफपी, इट मींस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको आप बैलेंस शीट कहते थे, एज पर आईएफआरएस वी जनरली नेम इट एज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। हम एसओएफपी की हेल्प से, फाइनेंशियल पोजीशन की हेल्प से, बैलेंस शीट की हेल्प से और कुछ इंफॉर्मेशन की हेल्प से आई कैन कैलकुलेट द कैश बैलेंस, दैट हाउ मच इज द फोरकास्ट विच वी नीड। एंड द थर्ड मेथड इज, यू नो, मेथड 3 हमने ऑलरेडी कर लिया चैप्टर 7 में, यूजिंग वर्किंग कैपिटल रेशियोज। मतलब हमने, याद है पहले दूसरे लेक्चर में मैंने चैप्टर 7 में कराया था वर्क इन प्रोग्रेस रेशियो, फिनिश गुड स्टॉक रेशियो, होल्डिंग पीरियड, account receivables holding period, accounts payable holding period, we have already done that, but क्योंकि यहाँ पे लिखा था तो मैंने कहा चलो मेथड 3 भी लिख देते हैं। तो बेटे आप कैश फोरकास्ट 3 तरीकों से कर सकते हैं। आप सब लिख रहे हैं, आप ढीले नहीं बैठे, स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधी है। मेथड 1 रिसिट्स एंड पेमेंट, मेथड 2 यूजिंग एसओएफपी, एंड मेथड 3 यूजिंग वर्किंग कैपिटल रेशियोज। व्हेन आई से वर्किंग कैपिटल रेशियोज, इसका मीनिंग क्या है? इट मींस रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, अकाउंट रिसीवेबल्स, अकाउंट्स पेबल, वी ऑलरेडी डिस्कस दैट एंड वी हैव प्रिपेयर्ड अ स्टेटमेंट फॉर दैट। मैंने आपको कॉस्ट शीट बना के दिखाई और उस कॉस्ट शीट की हेल्प से वर्किंग कैपिटल कैसे एस्टिमेट होती है मैंने वो भी बताया, और वहीं से कैश बैलेंस भी हम फोरकास्ट कर सकते हैं। बट मैं आज, वैसे तो ये भी आपने सीखा हुआ है, बट ऑफिशियली मैं थोड़ा सा ये बताऊंगा, लेकिन इसको बताने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको कैप्लॉन से थोड़ा सा कुछ दिखा दूं। सर कैप्लॉन हमारे पास, बेटे हार्ड कॉपी आपके पास होना कंपलसरी है कैप्लॉन का, मैं बता रहा हूं मेरे पास हार्ड कॉपी, और देखिए मैं कितना कलरफुल करके प्रिंट आउट हाईलाइटर से हाईलाइट करता हूं। तो मैंने लिखा जी कैश बजट एंड कैश फ्लो फोरकास्ट, because we are doing cash management, we want to find out how much is the balance of cash which we require, and for that I have to prepare a budget, I have to prepare a thought process, and for that I have to do forecasting। बारिश आएगी या नहीं आएगी उसकी फोरकास्ट हम पहले कर देते हैं। कैसे? क्लाइमेट को देखकर, टेम्परेचर को देखकर, एयर प्रेशर को देखकर, कुछ टूल्स को यूज करके। इसी तरह से एज अ फाइनेंस मैनेजर क्या करेगा वो, कुछ टूल्स को यूज करके, कुछ बातों को सोच के, कुछ थॉट प्रोसेस को लेकर, रिलेशनशिप देखकर, आने वाले महीनों में, आने वाले क्वार्टर में, आने वाले ईयर में कितना फोरकास्ट कैश का होगा वो करता है। बेटे हमने कैश बजट, अ कैश फोरकास्ट, दिस अ कैश बजट इज अ, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कैश बजट। बेटे बजट तो अलग अलग तरह के होते हैं, फाइनेंस बजट होता है, सेल्स बजट होता है, प्रोडक्शन बजट होता है ना, लेबर बजट होता है, मास्टर बजट होता है। बट सबके बड़े पापा, पापा के पापा, बड़े पापा, बड़े पापा, पापा ही पापा, बड़ी मम्मी। बेटे अगर हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो वी हैव बड़े पापा एंड बड़ी मम्मी, एंड कैश बजट इज बड़े पापा। तो कैश बजट हमने डिस्कस किया, उसके बाद उन्होंने कहा जी कैश फोरकास्ट को हम 3 तरीकों से निकाल सकते हैं, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2 एंड मेथड नंबर 3। रिसिट्स एंड पेमेंट फोरकास्ट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फोरकास्ट, एंड वर्किंग कैपिटल रेशियोज। We have already discussed in lecture number 4 in regard to receipts and 4 in chapter number 7, lecture number 2, lecture number 3, I already discussed that how we can estimate the working capital on the basis of ratios। आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं भूपेश आनंद आज मेरे बेटे आपको ये कुछ बताना चाहता हूं। क्या बेटे, क्या बताना चाहते हो सर? हाउ टू एस्टिमेट द कैश फ्लो फोरकास्ट विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट। मतलब आपको एक कंपनी की, अपोलो टायर्स की, नेरोलैक पेंट्स की, एचडीएफसी की, एक्सिस बैंक की, आईसीआईसीआई की, जेके सीमेंट की, मारुति सुजुकी की, एप्पल कंप्यूटर्स की बैलेंस शीट दे दी जाए, बिकॉज यू आर अ फाइनेंस मैनेजर एंड यू आर गिवन विद सम पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। तो बेटे आपके पास उतनी स्किल है, यू हैव दैट हुनर, that with the help of that balance sheet and with the help of that information you can estimate the cash। आप उस कैश को आराम से निकाल सकते हो, और आज आप देखेंगे कि आपको पता था ये सब कुछ। ठीक है जी, तो मैं
आज के इस लेक्चर के थ्रू आपको मेथड नंबर 2 में लेके चलता हूं। बेटे फॉर्मेट तो हमने वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, कैश बजट कैसे बनाते हैं लेक्चर नंबर 4 में, इसका फॉर्मेट हमने बनाया था, रिसिट्स प्रिपेयर एंड दिस all the payments which we have seen in the last lecture, these are the payments, ठीक है जी। फिर सब टोटल नेट कैश फ्लो, इसका क्लोजिंग इसका ओपनिंग बनता है, इसका क्लोजिंग इसका ओपनिंग बनता है, इसका हमने ऊपर ले गए थे, ये यहां पे ले रहे हैं, कोई टेंशन की बात ही नहीं जी। आओ आइए आइए, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने अपनी होश में, आज यस आज ही बेटे मेथड नंबर 2 की बातें कर रहे हैं। इट मींस हाउ वी कैन एस्टिमेट द कैश विद द हेल्प ऑफ, कैश को कैसे कैलकुलेट करें विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, दैट इज विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, दैट इज विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जब हमें बनानी है तो हम कैसे कैलकुलेट करें विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट, यू नो, या बैलेंस शीट की हेल्प से हाउ वी कैन कैलकुलेट कैश फ्लो। बेटे बैलेंस शीट का वैसे मीनिंग क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट। वी ऑल नो दैट एक पर्टिकुलर तारीख एक तारीख पे हमारे एसेट्स कितने हैं, हमारी लायबिलिटीज कितनी है, हमारी इक्विटीज कितनी है, आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे हम कहते हैं स्टैचू, तो स्टैचू का मतलब है बैलेंस शीट इज अ स्टैचू, उसी मोमेंट ऑफ टाइम पे आपकी चीजें क्या है। अच्छा, उसमें मैं कुछ इंक्रीज डिक्रीज बता दूं कि भाई मैं आने वाले ईयर में सोच रहा हूं कि आई वांट टू बाय प्लांट प्रॉपर्टी, प्लांट इक्विपमेंट, आई विल रिसीव दिस मच रिसीवेबल्स, और आई वांट टू इंक्रीज द क्रेडिट पीरियड, और आई विल बी गेटिंग मोर क्रेडिट फ्रॉम द सप्लायर्स। अगर ये बातें भी मैं ऐड ऑन कर दूं तो आप क्या करेंगे, पुरानी बैलेंस शीट में ये प्लस माइनस करके नई बैलेंस शीट बना सकते हैं। अच्छा, जब नई बैलेंस शीट बना सकते हैं तो उसमें सारी बातें आ गई, कैश बैलेंस बैलेंसिंग फिगर हो सकता है, वी कैन कैलकुलेट द कैश बैलेंस। तो उसका मतलब ओपनिंग बैलेंस ये है, क्लोजिंग बैलेंस ये है, हमारा काम चल गया। लेकिन इसको हम लीगली थोड़ा फॉर्मेट फॉर्मली करेंगे, जैसे मैंने यहां पे लिखा, क्या लिखा आप चेक करिए, अभी देखते हैं। बेटे लिखना नहीं है, खाली देखिए। मैं कहता हूं जी, प्रिपेयरिंग अ कैश फ्लो फोरकास्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इट मींस विद हेल्प ऑफ बैलेंस शीट। आपको याद है आप कैश फ्लो स्टेटमेंट जब प्रिपेयर करते थे एज पर इनडायरेक्ट मेथड एंड एज पर डायरेक्ट मेथड, एंड व्हेन आई से एज पर इनडायरेक्ट मेथड देयर आर 3 एक्टिविटीज, एंड सिमिलरली देयर आर 3 एक्टिविटीज एज पर डायरेक्ट मेथड, and that is operating activities, investing activities, financial activities। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंशियल एक्टिविटीज, 3 एक्टिविटीज होती हैं। अब आपको यह भी पता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हम क्या लिखते थे, प्रॉफिट से शुरू करते थे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें लिखते थे एड नॉन कैश एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, फिर हम एडजस्टमेंट करते थे फॉर ऑपरेटिंग करंट एसेट्स एंड ऑपरेटिंग करंट लायबिलिटीज। मतलब ऑपरेटिंग करंट एसेट बढ़ गए तो क्या करेंगे, लायबिलिटीज बढ़ गई तो क्या करेंगे, कम हो गई तो क्या करेंगे, आपको याद आ रहा है। एंड देन यू कैलकुलेट कैश फ्लो or cash use in operating activities. Similarly, we calculate for investing activities, and then we do for financial activities. तीनों एक्टिविटीज का जो कैश है इस साल क्या खोया क्या पाया, ओपनिंग बैलेंस पे प्लस माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो आइए जी, आइए, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने इसी मेथड को थोड़ा सा चर्चा करेंगे, आपको पता है वैसे सारा, ठीक है जी। जैसे ही लिखा है यूजिंग टू प्रिडिक्ट द कैश बैलेंस एट द एंड ऑफ द गिवन पीरियड, दिस मेथड विल टिपिकली रिक्वायर फोरकास्ट। भविष्यवाणी, भविष्यवक्ता, आप एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, फेस रीडर के पास जाते हैं, तो वो भविष्यवक्ता होता है कि आपका ACC F9 फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होगा या नहीं होगा, वो भविष्यवक्ता है। आप भी वो तो भविष्यवक्ता हैं, यू आर ऑल्सो अ फोरकास्टर फॉर योर कंपनी दैट हाउ मच इज द कैश। इट मींस आपको ये चीजें पता होंगी, जैसे मैं कहता हूं जी आपको T0 की इंफॉर्मेशन बताओ प्लस डेल्टा की इंफॉर्मेशन बताओ, तो मैं कहता हूं जी आई कैन कैलकुलेट T1। सर ये T0 क्या है, इन द जीरो पीरियड, इन द बिगिनिंग यू नो द बैलेंस शीट एंड दीज आर द चेंजेस व्हिच यू नो, एंड देन आई कैन कैलकुलेट T1, दिस इज T1, दिस इज डेल्टा n, दिस इज T0 प्लस और माइनस डेल्टा n इज इक्वल टू T1, वी ऑल नो दैट। तो मैं आज के इस लेक्चर के थ्रू, इस क्वेश्चन के थ्रू, ये वाला जो मेथड आज मैं अपने आप मेथड नंबर 2 जो मैंने बताना है आपको मालूम है, फिर भी स्टिल मैं इस क्वेश्चन के थ्रू थोड़ा सा कराऊंगा। लेकिन कहते हैं जी जब तक लोहा गर्म ना हो तब तक चोट नहीं मारनी चाहिए। आपको थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि पहले गर्म कर दूं, इट मींस आप थोड़ा हिले, कमर सीधी करें, टेबल चेयर में बैठ के ये बैलेंस शीट का एक बार फॉर्मेट बना दें।
आता है तब भी, नहीं आता तब भी, बनाना है तो बनाना है यार। ऊपर लिखिए जी, यूज ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दैट इज बैलेंस शीट। मैंने सबसे पहले लिखा एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट, एसओएफपी एग्जिस्टिंग मतलब T0 की बैलेंस शीट। T0 मींस आज की, अभी की। बेटे जब भी काम शुरू करोगे, एक वो तो प्रेजेंट टेंस होगा, तो मैंने प्रेजेंट टेंस लिखा। इक्विटी, लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, और यहां पे लिखा एसेट्स। पता है आपको, मैंने जान के ना अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए टी फॉर्मेट बना दिया। वैसे एसओएफपी में ऐसे नहीं बनाते। एज पर आईएफआरएस, एज पर इंड एस, एज पर यूएस गैप, वी प्रिपेयर अ वर्टिकल फॉर्मेट। बट क्या कहते हैं, दादी माँ के नुस्खे, मैं अगर उस तरह से बनाऊंगा थोड़ा सा आपको जल्दी से अंडरस्टैंड होगा, ठीक है ना। तो मैंने एसेट साइड लिखे, नॉन राइट हैंड साइड में, मेरे राइट हैंड साइड में नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, फर्नीचर, अदर नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में लिखा मैंने इन्वेंटरी, अकाउंट रिसीवेबल्स, कैश। आप सब लिखे बेटे, लिखे बेटे, बैलेंस शीट बनाए। नॉन करंट एसेट्स, एसेट्स के बाद लिखे नॉन करंट एसेट्स, फिर करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में लिख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, फर्नीचर, अदर नॉन करंट एसेट्स, इन्वेंटरी, अकाउंट रिसीवेबल्स, कैश। और यहां पर लिख रहे हैं इक्विटी, इक्विटी में लिख रहे हैं शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग्स। लायबिलिटीज में लिख रहे हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, वी नो दैट। डेट, एक बच्चे ने तो पहली बार देखी जिंदगी में एसओएफपी, उसने तो कभी बैलेंस शीट बनाई नहीं, वो बेवकूफ बच्चा है। F3 नहीं किया, F7 में नहीं किया, कोई बात नहीं, 12th में तो किया होगा, ग्रेजुएशन तो कर रहे होगे। नहीं किया, नहीं किया, थप्पड़ मारो खींच के। करंट लायबिलिटीज, अकाउंट्स पेबल बनानी है बेटे, मैं 1 मिनट दे रहा हूं, आप सभी को दे रहा हूं यार, करना है, करना है तो करना है, बस सीधी सी बात है जी, इसमें कोई चॉइस नहीं है। एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट T0 फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। एसेट्स, एसेट्स में लिख दिए नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स टोटल कर दिए, फिर इक्विटी, शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग्स, लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, डेट लोन, करंट लायबिलिटीज, अकाउंट्स पेबल, ये मैंने टोटल कर दिया जी। आप आराम से देख लें, मैंने टोटल कर दिया सर। ये बैलेंस शीट बनाई है सर। ये बैलेंस शीट क्यों बनाई, बिकॉज मैं आपको मेथड नंबर 2 से यही बताना चाहता हूं दैट यू कैन कैलकुलेट कैश फोरकास्ट ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट एज वेल। तो आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट थोड़ा सा पता होना चाहिए ना। जैसे मैंने देखो टाइमलाइन बनाई, समय की रेखा, मैं समय हूं, मैं चलता रहता हूं, मैं कभी रुकता नहीं। F9, F9 के पेपर आने वाले हैं, जल्दी से तैयारी शुरू कर दीजिए, कोई बहाना नहीं, अनरीजनेबल। ये समय की लाइन है जी। T0 में आपको बैलेंस शीट गिवन है, इसमें कुछ प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, चलते जाओ, चलते जाओ। चलते चलते कौन मिला, चलते चलते प्लस माइनस मिले। सर ये प्लस माइनस किस बात के हैं बेटे, कुछ ना कुछ इंक्रीज डिक्रीज होगा ना, अकाउंट रिसीवेबल्स में, अकाउंट्स पेबल्स में, इन्वेंट्री बैलेंस में, नॉन करंट एसेट्स में, है ना, होगा या नहीं होगा, इक्विटी के न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल में। तो उन सब से कैश ट्रांजैक्शन कुछ ना कुछ होंगी ना, तो कैश आएगा भी और कैश जाएगा भी ना। तो अगर मैं पुराने कैश बैलेंस के साथ ये सब प्लस माइनस करता जाऊं, तो क्या लगता है, यहां की बैलेंस शीट भी बन जाएगी और यहां का कैश बैलेंस भी निकल जाएगा बेटा। बेटे बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे, तो बैलेंस शीट में हमें पता है लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स होती है, तो बैलेंसिंग फिगर विल बी द कैश बैलेंस, वो कैलकुलेट कर सकते हैं एज अ फाइनेंस मैनेजर। सो कैश फोरकास्ट, कैश फोरकास्ट, कैश फोरकास्ट एस्टिमेशन इज पॉसिबल, कैश फोरकास्ट एस्टिमेशन इज पॉसिबल, हम कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ बैलेंस शीट। अच्छा इसके बाद ना आपने पता क्या करना है, एक बात और लिखनी है, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन के थ्रू समझाना शुरू करूंगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने अभी बताई है, ये जो मैंने अभी लिखवा रहा हूं, जस्ट फॉर योर अवेयरनेस। फ्रेंड्स, इन F3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इन F7 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एज वी हैव सीन कैश बैलेंस, आराम से लिखो बेटा। फ्रेंड्स देखो कितने प्यार से यार, इतने तो प्यार से घर वाले नहीं बोलते जितने प्यार से मैं बोल रहा हूं। फ्रेंड्स, दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, इन F3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इन F7 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, as we have seen, cash balance can be calculated by preparing cash flow statement, and we have seen, मेरे प्यारे दोस्तों, direct method and indirect method. We have seen there are two methods. ठीक है सर। अब मैं अगर आपसे पूछूं
ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट वी कैन प्रिपेयर नाउ ऑन द सेम कंसेप्ट। बेटे वही वाले कंसेप्ट, आप मानो कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट ही बनानी है और आप मानो कि आपको प्रॉफिट दिया जाएगा, रिटेन अर्निंग्स दी जाएंगी, आप मानो कि उसमें प्लस माइनस करना है, उसमें पहले कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा, फिर कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आ जाएगा, फिर कैश फ्रॉम फाइनेंशियल आ जाएगा, तो बेटे लास्ट में तो कैश बैलेंस ही आता है ना, आपको पता तो है बेटे। तो मैं यहाँ पे यही तो लिख रहा हूँ, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ सेम कंसेप्ट वी कैन प्रिपेयर प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट। एंड आई टोल्ड यू देयर कैन बी डिफरेंट सिचुएशंस। आपने अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट मेरे से नहीं भी किया, F3 या F7, मैंने बड़े सारे YouTube में वीडियोस अपलोड किए हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के। आप उन कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में मैंने सिचुएशंस बताई हैं, 2-3 सिचुएशंस होती हैं जिसकी हेल्प से आप आराम से कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हैं। पहली सिचुएशन होती है कि आपको 2 सालों की बैलेंस शीट दी जाए, या दूसरी सिचुएशन एक बैलेंस शीट एसओएफपी दे और एक इनकम स्टेटमेंट एसओसीआई दे, और आपको क्या दें, एक इनकम स्टेटमेंट दे और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे। वी हैव सीन दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशंस। मैक्सिमम मैंने उस समय 3 सिचुएशंस बताई थी। तो आप पहले लिखें इंफॉर्मेशन कैन बी अवेलेबल, तो यहां पर हम लिख रहे हैं, यहां लिख रहे हैं सिचुएशन नंबर 1, इन केस 2 years बैलेंस शीट्स एसओएफपी आर गिवन, अगर 2 सालों की बैलेंस शीट दी गई है तो तब भी बना सकते हैं। बेटे आज आपको बैलेंस शीट आपको दी हो T0 की और बैलेंस शीट गिवन हो T1 की, तो आई थिंक आई कैन कैलकुलेट द बैलेंस T2 के लिए भी निकाल सकते हैं। और आपको यहां पे नहीं भी निकालना, आपको कैश बैलेंस निकालना, तो बेटा आई कैन प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड देन आई कैन कैलकुलेट दैट दिस मच इज अ कैश बैलेंस। मुश्किल कहां है यार, करता है, आप कर चुके हो। ऐसा मानो ना कि आपको 2 पीरियड की कैश ट्रांजैक्शंस दे दी जाए, है ना, कैश ट्रांजैक्शन से आप कैश बुक नहीं बना सकते, कैश अकाउंट नहीं बना सकते, और कैश अकाउंट को ओपनिंग क्लोजिंग नहीं देख सकते। और सिचुएशन 2, इन केस 1 ईयर, एक ही साल की बैलेंस शीट दी है एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन, जैसे इस क्वेश्चन में दिया बेटे, आज हम जो अभी कर रहे हैं ना, इसमें एक ही साल की एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है और एक ही साल का बैलेंस शीट गिवन है, और आपको उसकी हेल्प से क्लोजिंग बैलेंस, यू हैव टू फाइंड आउट द कैश फोरकास्ट। And the third is when I am given with one balance sheet that is SOFP and 1 year profit and loss. In case income statement and balance sheet both are specified, then also I can prepare cash flow statement, तभी मैं cash flow statement बना सकता हूँ, कुछ मुश्किल थोड़ी है। अच्छा, वैसे ये आता है आपको, मैंने जान के ऐसे लिख दिया है, कहते हैं ना दोस्तों की एक कहानी है कि प्यार से कुछ भी कह सकते हैं। मैंने कहा जी चलो एक बार ऐसा करते हैं, आपको मालूम तो था ही। बेटे मैं ये कह ही नहीं रहा आपको मालूम नहीं था, इनडायरेक्ट मेथड से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाते थे, आपको याद है, देयर आर 3 एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज। कैटरीना कैफ अगर मूवीज में काम करती है और कैटरीना कैफ को मूवीज के थ्रू कुछ पैसे मिलते हैं, तो वो कैटरीना कैफ की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। कैटरीना कैफ अगर लंदन में अपना एक फ्लैट सेल कर देती है और उससे उसको कैपिटल गेन होता है, तो मैं कहूंगा कैटरीना कैफ की वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। कैटरीना कैफ नेरोलैक पेंट्स में इन्वेस्ट करती है और उसमें से उसको डिविडेंड मिलता है, तो मैं कहूंगा कैटरीना कैफ की दूसरी एक्टिविटी होगी, मतलब ऑपरेटिंग नहीं होगी। या कैटरीना कैफ कुछ लोन लेती है HDFC से, इट इज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी। So similarly for an organization, for an entity throughout this world, even I am talking of Apple Computers, I am talking of General Motors, there are 3 types of activities. One is operating activity, second is investing activity, third is financial activity, which you are all aware of. तो मैंने ऊपर लिखा following is the format, cash from और use in operating activities। हम प्रॉफिट से शुरू करते हैं कहानी किस्मत की। add नॉन कैश एसेट्स एक्सपेंडिचर जैसे डेप्रिसिएशन, प्लस माइनस इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑपरेटिंग करंट एसेट्स एंड ऑपरेटिंग करंट लायबिलिटीज, ऑपरेटिंग करंट एसेट्स, ऑपरेटिंग करंट लायबिलिटीज। ये सब जुगाड़ करके हम जो निकालते हैं उसका नाम है कैश फ्रॉम और यूज इन। प्लस आया तो फ्रॉम, यूज आया तो माइनस। फिर हम आते हैं जी कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। लिख लो बेटा, बेटे आपको पता है, मुझे मालूम है, आप अपने आप को मन छोटा मत करो, बट मैं चाहता हूं कि एक बार आप लिख लोगे तो हम ये क्वेश्चन करेंगे जब कैपलॉन से, तो आप डांस करते करते करोगे यार। कैश फ्रॉम और यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, आपने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में एसेट्स खरीदे, बेच दिए,
आपने फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर बेच दिया, इन्वेस्टमेंट की, तो उसको हम कहते हैं कैश फ्रॉम और यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और थर्ड है कैश फ्रॉम और यूज इन फाइनेंशियल एक्टिविटीज। फाइनेंशियल एक्टिविटीज मतलब आपने फाइनेंस में कहां कहां किया, उसके बाद बेटे हमारे पास बैलेंस आ जाता है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसमें प्लस माइनस कर देते हैं, लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस आता है। मैं इस समय आपके सामने खड़ा हूं और मैं आपके लिए, आप ही के लिए ये वाला क्वेश्चन करके दिखाऊंगा बेटे, जिससे कि आपको लॉजिकली ज्यादा बातें समझ आ जाएं। आइए जी, आइए बेटे, ये क्वेश्चन आप अपने स्टडी मटेरियल से निकाल लीजिए, मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा लगेगा आपको, आप जब करेंगे मेरे साथ साथ। हमने और कुछ नहीं करना है, इसकी बैलेंस शीट की कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है, यही मेथड नंबर 2 है। विद हेल्प ऑफ एसओएफपी वी कैन कैलकुलेट द कैश बैलेंस। मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। जेड लिमिटेड, जेड बेटा कंपनी का नाम है, हैज फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस एज ऑन 30th June 2003। आपको पता है अमेरिका में, इंडिया में, पाकिस्तान में, लंदन में, झुमरी तलैया में 12 महीने का पीरियड होता है। तो जब वो कह रहा है एंड 2003 में हुआ, तो इसका मतलब इसका पीरियड क्या होगा, है ना। जब एंड हुआ इसमें, तो बेटा आप ये बताओ इसका पीरियड क्या होगा। बट बड़ी सिंपल सी बात है, 1 जून 2002 से लेकर 30 जून 2003 तक। ठीक है सर। नॉन करंट एसेट्स 1,92,000 हमें पता ही है, एसेट साइड है। अच्छा, दिस इज अ वर्टिकल फॉर्मेट। जो मैंने आपको हॉरिजॉन्टल दिया उसमें एसेट्स अगर ऊपर लिख दें और नीचे लायबिलिटीज लिख दें, तो दैट इज वर्टिकल फॉर्मेट, बिकॉज एज पर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज पर आईएफआरएस वी हैव टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट एज पर वर्टिकल फॉर्मेट। तो वर्टिकल दिया, घबराना किस बात का है। ये नॉन करंट एसेट है जो भी अभी आपने फॉर्मेट बनाया है, वो बात अलग है, आपने नहीं बनाया, बेवकूफ हो तो मैं कुछ कर नहीं सकता। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, फिर करंट एसेट्स है, इन्वेंटरी रिसीवेबल्स बैंक, फिर टोटल एसेट्स है। ये बेटे टोटल एसेट्स आ गए, और आपको मालूम है टोटल एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटीज। तो आप चेक करिए, मैंने यहाँ पे लिखा नॉन करंट एसेट्स में प्लांट एंड मशीनरी 1,92,000, इन्वेंटरी, रिसीवेबल्स, बैंक। उसके बाद आ गया जी मैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इशूड शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स। अच्छा, रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होती है, प्रॉफिट्स। ठीक है सर। करंट लायबिलिटीज, ट्रेड पेबल, डिविडेंड पेबल, टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज 2,90,000। बेटा चेक कर लो, यहां पर एसेट्स का भी टोटल 290 है और लायबिलिटीज का भी टोटल 290 है। बेटा कैप्लॉन का क्वेश्चन है, हार्ड कॉपी नहीं निकाली तो सबसे बड़ी इस दुनिया का गलती कर रहे हो, F9। मैं तो कहता हूं जी चैप्टर 10 कंप्लीट होने वाला, अभी तक आपने बुक का हार्ड कॉपी नहीं निकलवाया, शर्म आनी चाहिए। आओ नेक्स्ट, नीचे देखो बैलेंस शीट गिवन है, along with that you are given with some information. It means this is situation number 2. सिचुएशन 1 थी जब 2 बैलेंस शीट दी हो, सिचुएशन 2 थी जब एक बैलेंस शीट और एक इन्फॉर्मेशन दी हो, और सिचुएशन 3 थी कि जब आपको इनकम स्टेटमेंट और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हो। तो यहाँ पर बैलेंस शीट की हेल्प से आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है सर। द कंपनी एक्सपेक्ट्स, देखो एक्सपेक्ट्स लिखा है, हुआ नहीं है, सोच रही है, टू एक्वायर फर्दर प्लांट एंड मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर। मतलब वो कह रही है कि आने वाले ईयर में हमें ऐसा लग रहा है कि हम नई मशीनरी को एक्वायर करेंगे, और जून 2004 है, 12 महीने का पीरियड होता है, इसका मतलब 1 जुलाई 2003 से 30 जून 2004 तक का पीरियड है, हमें ऐसा लग रहा है। अच्छा, जब ये लग रहा है तो आपकी जेब से पैसे बाहर चले जाएंगे, कैश आउटफ्लो होगा। इसका मतलब मशीनरी आएगी, जैसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन में करते हैं, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, मशीनरी आएगी और ये चले जाएंगे। ठीक है सर, पैसे चले जाएंगे, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द कैश बैलेंस, वी विल डिडक्ट कैश। और अगर हम मशीनरी पे प्लस कर दें तो ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग फिगर वही आ जाएगी, घबराना नहीं है, मैं करके दिखाऊंगा। द लेवल ऑफ इन्वेंटरी एंड रिसीवेबल्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 5% एंड 10%। वो कहता है ये जो इन्वेंट्री का बैलेंस था ना पिछली बार कितना था, वो कहता है जितना भी बैलेंस था, ये जो इन्वेंट्री का बैलेंस है, ये दिस इज द बैलेंस 16,000, और ये रिसीवेबल्स का 80,000। वो कह रहा है जी इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा, 5% तो लेवल्स इन्वेंट्री का बढ़ जाएगा और रिसीवेबल्स में भी 10% बढ़ जाएगा। ठीक है सर। ट्रेड पेबल एंड डिविडेंड पेबल आर एक्सपेक्टेड टू बी सेम। वो कहता है जितना बैलेंस ट्रेड पेबल का पहले था और जितना ही बैलेंस पहले था डिविडेंड पे का, सेम ही रहने वाला है।
ठीक है सर। नो शेयर इशू इज प्लान्ड, मतलब नए फर्दर न्यू शेयर ऑफ इश्यूज नहीं हो रहे, ठीक है जी। एंड रिटेन्ड अर्निंग फॉर द ईयर टू 30th जून आर एक्सपेक्टेड टू बी, इसका मतलब जो नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट होगा, एक्सपेक्टेड अभी हुआ नहीं, भविष्य है, सोच रहे हो कि 42,000 का हो जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, अब बेटा 12th क्लास से करते आ रहे हैं, F3 में भी किया, F7 में भी किया, स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता है, ठीक है जी। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट एज ऑन, मतलब आप बैलेंस शीट बना दो 31 जून की, एंड प्रिडिक्ट, और उसकी हेल्प से ये बताओ कि कैश बैलेंस कितना होगा। अगर सच में समझदार होगे ना तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लोगे, मैंने तो पढ़ा दिया, फिर भी पढ़ लोगे बेटा। ये मैं चाहता तो नहीं भी कराता ना, आप खुद सोचो ना, लेकिन मुझे प्यार है, मैं चाहता हूं आपको एक एक बात कराऊं, तो आप अगर खुद एफर्ट नहीं करोगे तो कैसे मजा आएगा। पढ़ो क्वेश्चन को, पढ़ो। एसेट्स दिए, फिर लायबिलिटीज गिवन है, एसेट्स लायबिलिटीज कैपिटल बाहर निकाल लीजिए, ठीक है जी। उसके बाद आपको वो दिया है, कंपनी के ये गिवन है। मैं तो कहता हूं अगर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट आती, वैसे इन्होंने कहा है कि बैलेंस शीट बना के दिखाओ, तो हम बना देते हैं बैलेंस शीट, लेकिन बिना बैलेंस शीट बनाए भी आप पुरानी बैलेंस शीट की फिगर्स प्लस इंक्रीज डिक्रीज करके भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, कुछ मुश्किल है नहीं। तो मैं आ गया जी, मैं आ गया कहाँ पे सर, ये देखो बेटा SOFP मैंने आपके लिए बना के दे दी उसी क्वेश्चन से, ये T0 की है, मतलब 30th जून 2003 की है, और 30th जून 2004 की अगर हम बना दें, मतलब प्लस माइनस कर दें, जो चेंजेस हैं, दिस इज डेल्टा। डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंजेस। अब थोड़ी हिम्मत करनी है, बनाना है बेटा, सोल्यूशन तो कैप्लन में दिया ही हुआ है बेटा, सोल्यूशन तो हर चीज का दिया होता है, फिर भी कोचिंग क्यों करते हो, क्योंकि आपको लॉजिक समझ नहीं आते, आपको ये नहीं पता चलता कि किस तरीके से कराना है। तो मैं बता ही रहा हूं, आप हिम्मत करोगे तभी होगा। नॉन करंट एसेट्स हमने पहले लिखा है, वर्टिकल फॉर्मेट बना रहे हैं। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 1,92,000, ये तो पुरानी थी जी, ये तो पुरानी थी, इसमें क्या हो गया, तो 1,92,000 तो पुराना ही जी। ठीक है सर, बहुत बिल्कुल ठीक है, पुराना ही है। अच्छा, इन्वेंट्री पुरानी है जी 16,000, अकाउंट रिसीवेबल्स पुराने हैं जी 80,000। अच्छा, पुराना बैलेंस है जी, इस बैलेंस को निकालना है हमने, कैश के इसी बैलेंस को तो कैलकुलेट करना है। वी वांट टू फोरकास्ट द बैलेंस ऑफ कैश ऑन द बेसिस ऑफ SOFP एंड द इंफॉर्मेशन वी आर गिवन द टोटल एसेट्स। प्लीज थोड़ा सी बनाएंगे बेटे, हिम्मत करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेंटरी, अकाउंट रिसीवेबल, कैश, टोटल एसेट्स। अब यहां पर आ जाते हैं, शेयर कैपिटल ऑलरेडी गिवन है, रिटेन्ड अर्निंग्स ऑलरेडी गिवन है, और यहां पर देखिए हमने करंट लायबिलिटीज, अकाउंट्स पेबल ऑलरेडी गिवन है, डिविडेंड पेबल ऑलरेडी गिवन है, और 2,90,000 मैंने कैलकुलेट कर दिया जी लायबिलिटी साइड का, और एसेट साइड का भी 290 है आराम से। ये तो बेटा कॉपी पेस्ट मारा है ना क्वेश्चन करना समझाने के लिए, ठीक है सर। अब आप चेक करिए, प्लांट एंड मशीनरी वो कह रहा है नेक्स्ट ईयर में 8,000 रुपए बढ़ जाएगी, इट मीन देयर विल बी इंक्रीज इन प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है सर। तो 1,92,000 प्लस 8,000 हो जाएगी, इसका मतलब 2 लाख हो जाएगी, लेकिन उसमें 20% का डेप्रिसिएशन लगेगा। अच्छा, 20% का डेप्रिसिएशन अगर हम लगाएं तो बेटे 40,000 आएगा, ये 40,000 लेस कर दें, 2 लाख का 20% 40,000, तो ये 1,60,000 नहीं आ जाएगा, सोचिए। अब इसका डबल इफेक्ट कहां जाएगा वो मैं नहीं देख रहा, क्यों, क्योंकि वो रिटेन्ड प्रॉफिट ऑलरेडी में चला जाएगा, आप उसकी एंट्री देखें, आप खाली यहां पे प्लस माइनस करें और कैश बैलेंस निकाल दें, ठीक है सर। इन्वेंटरी का बैलेंस वो कह रहा है जी 5% से बढ़ जाएगा, आप चेक करिए 5% से बढ़ जाएगा, तो इन्वेंटरी का बैलेंस 5% से बढ़ जाएगा तो 800 रुपए बढ़ेगा जी, 16,800 हो जाएगा। और अकाउंट रिसीवेबल्स का बैलेंस 10% से बढ़ जाएगा तो 88,000 हो जाएगा। आप चेक करिए जी, मैं भूपेश आनंद आपके सामने खड़ा हूं, कुछ मुश्किल है ही नहीं ना यार, जो फिगर दिए
वो कह रहा है इतनी फिगर थी स्टार्टिंग में, मैंने पहले स्टार्टिंग की फिगर लिख दी, फिर वो कह रहा है इतना प्लस माइनस होगा, मैंने वो कर दिया चेंज, फिर नई फिगर आ गई। कैश मुझे पता नहीं है, वही तो निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, पहले लायबिलिटीज की मदद से पहले वो कंप्लीट कर लेता हूं, तो आराम से हो जाएगा जी। रिटेन शेयर कैपिटल वो कह रहा है कुछ इंक्रीज डिक्रीज हुआ ही नहीं, तो 2,16,000। अच्छा रिटेन्ड प्रॉफिट, अच्छा ये कह रहा है जी रिटेन्ड प्रॉफिट 42,000 हो गया, तो बताइए 4 और 2 6, 4 और 3 7, 76,000 रुपीज का आपके सामने रिटेन्ड प्रॉफिट का लास्ट बैलेंस आ जाएगा। अकाउंट्स पेबल 10,000 ही रहेंगे, डिविडेंड पेबल 30,000 ही रहेंगे, और कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन खत्म हो गया भाई साहब। पहले आप लाइबिलिटीज का टोटल कर लें, मैं आपके सामने करके दिखाऊंगा। टोटल ऑफ लाइबिलिटीज देख लेते हैं। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज 30 प्लस 10 प्लस 76 प्लस 2,16,000, ये आ गया जी 33,20,000, ओ सॉरी 3,32,000। दिस कम्स टू 3,32,000। ये तो बेटा 9th क्लास 11th क्लास का क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे भी 3,32,000 आना चाहिए। अब यहाँ डिफरेंस आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, ये बैलेंस आ गया आपके सामने, ये लो। तो 3,32 माइनस 88 माइनस 16,800 माइनस 1,60,000, तो ये आ गया जी 67,200। यही आंसर था भाई साहब, दिस इज द आंसर। So this is the forecast of cash as per balance sheet and as per the information given to me. अब इसी को ना मैं वैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट में भी मैंने करके दिखाया। ये मेरा प्यार है कि मैंने आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट की हेल्प से भी करके दिखा दिया। आपको रिटेन अर्निंग गिवन है 42,000 की। अच्छा डेप्रिसिएशन ये थोड़ा सा वैसे डिफिकल्ट पड़ेगा, आप वैसे ही करिए। वैसे अगर आपको सच में कैश फ्लो स्टेटमेंट याद है तब आप इससे कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ दीजिए। मैंने यहाँ पे लिखा वैसे रिटेन प्रॉफिट 42 प्लस नॉन कैश 40,000, 82 आ गया जी। परचेज ऑफ नॉन करेंट एसेट से आपके पैसे कम होंगे, इंक्रीज इन इन्वेंट्री से आपके पैसे कम होंगे क्योंकि इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, पैसे की आउटफ्लो होगी, एंड इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल्स क्योंकि जो पैसे मिलने थे नहीं मिले, बढ़ गए, कम करने पड़ेंगे। ये आपके सामने 65,200 आ गया, और 65,200, अच्छा 67 आना चाहिए बेटे, 2,000 का डिफरेंस कहाँ गया? 8,000 तो नहीं है, 8,000 है, 8,000 है। देखो बेटा कहीं मैंने कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं कर दी। 82 माइनस 8,000 माइनस 8,000 माइनस 800, अच्छा 65,200 ही आ रहा है। फिर यहाँ 67,200 क्यों आ रहा है बेटा? यहाँ पर 40,8,800 इन्वेंटरी इंक्रीज, $40,000 डेप्रिसिएशन, मैंने देखो 40,000 ऐड किए, 40,000 ऐड किया, 2 4 4 8, ठीक है 82 में परचेज ऑफ नॉन करेंट एसेट लेस हो गए, तो ये कितना आ गया जी 82 में माइनस 8,000, ये आ गया जी 74,000। अच्छा 74,000, 74 इन्वेंट्री का बैलेंस बढ़ गया तो माइनस करेंगे क्योंकि हमारे पैसे जा रहे हैं माइनस 800 माइनस 8,000, ये आ गया जी 65,200। और यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर 4 और 2 6 7, 4 और 2 6 7, ठीक है 76 करंट लायबिलिटीज। ये 2,000 का डिफरेंस कैसे आ गया बेटा? $42 रिटेन प्रॉफिट 42 है, 76 है, ठीक है सर। दिस 40, अच्छा ये बेटा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये बेटा इंक्रीज इन कैश बैलेंस है ना,
ये तो क्या आता है, कैश फ्रॉम फ्लो और कैश फ्रॉम और यूज है, इसमें ओपनिंग बैलेंस ऐड कर दें 2000 का, तो क्लोजिंग बैलेंस आ नहीं जाएगा 67,200। और हमने जो बैलेंस शीट से निकाला है वो तो बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस से निकाला है। बेटा हम लाइव कर रहा हूँ, कुछ पहले नहीं करके आपका सामने, आपको भी पता चले कि किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है, सो दैट यू कैन फाइंड आउट द आंसर। ठीक है जी, तो लेक्चर नंबर 5 मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया। हम लेक्चर नंबर 6 में मिलते हैं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।